हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रामपाल रायगर आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर आरबीएससी एग्ज़ाम के बोर्ड पैटर्न के अनुसार बनाया हुआ है। इस मॉडल पेपर में 38 ऑल टाइप्स के क्वेश्चंस और उनके आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके पास से 4 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, इनमें अलग अलग सॉल्यूशन दिए हुए हैं और हर एक सॉल्यूशन में जिंक पीस आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो साल्ट जिसमें जिंक के पीस पड़े हुए हैं, इनमें से कौन से का चेंज होगा, कलर चेंज होगा। तो बच्चों पहले वाले में तो क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन है और जिंक के पीस दिए हुए हैं। दूसरे में जिंक सल्फेट आयरन सल्फेट के है। तीसरे में आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, चौथे में कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन से का कलर चेंज होगा। तो एक इसमें जिंक का है, इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसमें जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो बच्चों एल्यूमिनियम जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसका तो कलर चेंज होगा नहीं। और जिंक खुद जिंक सॉल्यूशन के अंदर है और जिंक इसमें पड़ा हुआ, तो इसका भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन थर्ड में आयरन और कॉपर, इन दोनों से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो अपना आंसर होगा इसके अंदर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो ये रिएक्शन है इसमें रिएक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों हाइड्रोजन। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉलम्स को मैच करने हैं और देखना है कौन से का सामने मैच होता है। तो पहला है, यह है सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। तो बच्चों डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए तो कौन आता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यूज्ड एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट यूज लिया जाता है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसके लिए भी सोडियम कार्बोनेट यूज लेते हैं। और फोर्थ है, ये जो कैल्शियम सल्फेट ये इसमें ये आपके मटेरियल्स के लिए जो जिप्सम है इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें आप अपना आंसर हो गया बच्चों। पहले वाले में तो 2 आया था, बाकी के में दूसरे वाले में आप इसमें 3 कर सकते हो, चौथे में 1 कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना आंसर हो गया ए। फोर्थ है, कोई कंपाउंड है एक्स और वाई है सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम है और वो है C3H6O2। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप एंड द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। अब आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। अब देखो इसमें 2 ऑक्सीजन जिस वाले में फंक्शनल ग्रुप में आएगा, 2 ऑक्सीजन का फंक्शनल ग्रुप, तो एक तो है कार्बोक्सिलिक वाला और एक है कौन सा, एल्किल समूह वाला, ये एथेनल नेल वाला। तो इसका आंसर हो गया डी। फिफ्थ है, एन आयरन नेल इज सस्पेंडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कीप्ड फॉर वाइल। एक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर आयरन नेल डाली जाती है, तो उसके सॉल्यूशन का क्या होगा। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है वो किस में कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इसका आंसर हो गया टर्न्स ग्रीन एंड ए कोटिंग विल बी फॉर्म्ड ऑन द नेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलॉय आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विथ ए मेटल और नॉन मेटल। एक एलॉय है जो कि होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल के साथ। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके अंदर बच्चों आंसर है स्टील, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का यूज किया जाता है, बाकी की सब के अंदर नॉन मेटल नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिक्विड स्टेट। इनमें से कौन सा है जो कि एक लिक्विड स्टेट नहीं है उसकी 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पर ये दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, एसीटोन लिक्विड स्टेट में होता है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो अपना जो आंसर हो जाएगा ग्लेशियल एसिटिक एसिड,
ये लिक्विड स्टेट में नहीं होता है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। 8 क्वेश्चन है द एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन इच। रेस्पिरेशन के द्वारा कौन सा एनर्जी रिच कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसका आंसर है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 9 है इन एन एक्सपेरिमेंट द पी प्लांट्स इज ए प्योर टॉल प्लांट। एक जो मटर का प्लांट है प्योर टॉल है, इज क्रॉस्ड विद द प्योर शॉर्ट प्लांट। द रेशियो प्योर प्लांट टू प्योर शॉर्ट। यहाँ पर बच्चों यहाँ प्योर प्लांट जो टॉल है और प्योर शॉर्ट है उनका रेशियो पूछा है, तो इनका रेशियो होता है 1:1। बाकी का इसका जीनोटाइप होगा 1:2:1। तो यहाँ ये तो प्योर टॉल, ये प्योर शॉर्ट और ये क्या है हाइब्रिड टॉल। तो और अगर फिनोटाइप पूछते इसका तो फिनोटाइप ये होता है और जीनोटाइप इसका ये है। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। इज द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस का प्रोडक्ट कौन सा है, तो इसका आंसर है बच्चों मेगास्पोर। क्वेश्चन नंबर 11 हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं ग्रेगर जोहेन मेंडल। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। बच्चों वैसे तो जो फूड है वो बक्कल कैविटी से डाइजेस्ट होना शुरू होता है और लॉन्ग इंटेस्टाइन तक चलता रहता है, लेकिन मोस्टली जो डाइजेशन है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 13 विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। जो कंडक्टर के डायरेक्शन, उसके अंदर जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन किसके द्वारा होता है, तो उसका आंसर है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्वेश्चन नंबर 14 द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आर इफ द लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग द वायर व्हेन इट न्यू रेसिस्टेंस बी। देखो अगर एक वायर है इसकी लेंथ इतनी दी हुई है, मान लो ये एक लेंथ है, अगर इसको स्ट्रेच करके वायर लेंथ को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाएगा तो रेसिस्टेंस इसका क्या हो जाता है जो 4 टाइम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4R। क्वेश्चन 15 है रेफर टू द गिवन पाई चार्ट regarding contribution of different greenhouse gases and select the incorrect statement। तो यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें अलग अलग टाइप के ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके बारे में दिया हुआ है। तो देखो अब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस उसका अगर अपन इसका आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा इसका एस, ये वाला ए, क्योंकि जो एस है इज यूज्ड इन ए एरोसोल कैन जेट फ्यूल एयर कंडेंसर एंड द रेफ्रिजरेशन। तो ये सबसे, वरना कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और दूसरे गैसेज और सबसे कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये इन सभी चीज़ों के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द मटेरियल विच ग्रुप एस कंटेंट्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो इनमें से केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम अपने को क्या करना है सेलेक्ट करना है, छांटना है। तो यहाँ देखते हैं वुड पेपर लेदर ये सभी बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीथीन डिटर्जेंट एंड पीवीसी। तो यहाँ पे पॉलीथीन डिटर्जेंट और पीवीसी तीनों ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो इसका थर्ड है प्लास्टिक डिटर्जेंट एंड ग्रास तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल है। फोर्थ है प्लास्टिक बेकेलाइट एंड डीडीटी। तो बच्चों यहाँ ना तो बेकेलाइट ना ही डीडीटी बायोडिग्रेडेबल है, तो इसमें आंसर हो गया अपना सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ वाला आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 17 अपने को एसरेशन दिए हुए हैं और उसका कारण और दोनों चीज़ें अपने को छांटनी है। इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन जिंक ऑक्साइड
सॉरी कॉपर ऑक्साइड और जिंक की रिएक्शन होगी, जिंक ऑक्साइड बनेगा और कॉपर। तो देखो जिंक इज गेटिंग ऑक्साइज्ड एंड कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जैसे अगर ऑक्सीजन हटती है तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका आंसर हो गया, दोनों ही चीज़ क्या है, सही है, एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। XX क्रोमोसोम गिवन राइज टू फीमेल चाइल्ड वेयर एज XY गिव राइज द मेल चाइल्ड, सही है। तो अपना एसरेशन तो सही है। रीजन Y क्रोमोसोम इन मेल्स इज स्मॉल देन X क्रोमोसोम। तो जो X क्रोमोसोम से स्मॉल है क्या, देखो यहाँ जो एसरेशन तो ठीक है, लेकिन जो इसका जो रीज़न है वो रीज़न एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल increase on increasing the number of the turns of the coil, circular coil। तो सही है, सर्कुलर कोयल में अगर अपन टर्न्स का नंबर बढ़ाते जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सही है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर ए और बी, ए और आर दोनों ही ट्रू है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर 20, CFC deplete the ozone layer। CFC are used as refrigerants and the fire extinguisher। तो इसका आंसर हो गया ए, क्योंकि एसरेशन और रीजन दोनों ट्रू है और उसके साथ साथ जो रीजन है वो एसरेशन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ टू एल्काइल ए एंड बी। एल्काइंस है ए और बी, जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला CxH2 और C3Hy है रेस्पेक्टिवली। तो आपको इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है और इसमें इस ये A है और ये B, इसका नाम भी देना है। तो यहाँ देखें जो एल्काइंस होते हैं इनके फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो यहाँ पे इसमें देखें दो हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो इसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ अगर हाइड्रोजन 2 है तो कार्बन भी कितने हो जाएंगे, 2 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 जाएगी और यहाँ पे इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 3 दूना 6 में से 2 गए तो 4। तो यहाँ हाइड्रोजन जो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसके साथ ही ये कह रहा है x और y के तो 2 और 4 आ गई वैल्यू, और जो ए है, ए तो क्या हो गया, एथाइन हो गया, और बी क्या हो गया, प्रोपाइन हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड बाइनरी फ्यूजन इन लेशमानिया। इसमें दो क्वेश्चन है। दूसरा है, हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन मलेरियल पैरासाइट। जो पैरासाइट है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो, अमीबा रिप्रोड्यूसिंग थ्रू सिंपल बाइनरी फ्यूजन। इसमें तो अमीबा में क्या होता है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है। इसकी बॉडी आप बाद में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और दोनों ही पार्ट्स क्या बन जाते हैं, एक न्यू अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अमीबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फ्यूजन। In this process of reproduction, a single amoeba is divided into similar daughters। तो इसमें क्या होता है, एक सिंपल बाइनरी फ्यूजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। और अमीबा में इसकी जो बॉडी है वो 2 स्मॉल डॉटर सेल्स के अंदर, ये जो पूरी बॉडी है ये मदर सेल, इस ये बाद में कितने 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है, 1 और 2, और इन्हें हम स्मॉल डॉटर सेल्स बोलते हैं। और ये बाद में फिर ग्रो करेंगी और ग्रो करके बड़ी हो जाती है, और इसके अंदर एक नया ये जो न्यूक्लियस है वो भी क्या हो जाता है, और 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और नया सिंगल पेरेंट से 2 अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं।
जबकि लेशमानिया में जो बाइनरी फिजन है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। इसमें क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है और फिर नया अपना क्या बना लेता है, नया लेशमानिया बना लेता है। इन लेशमानिया बाइनरी फिजन अक्योर्स इन द डिफाइनाइट ओरिएंटेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम। एक इसका फिक्स ओरिएंटेशन, दो फ्लैजिला होने के कारण एक तरीके से सीधा इसमें क्या होता है, एक अलग ओरिएंट होके और इसमें बाइनरी फिजन होता है और ये एंड टू द सेल फिलाम सेल पूरी सेल के अंदर चलता है। हेंस देयर इज स्पेसिफिक प्लेन इन विच द फिजन अक्योर्स while amoeba can undergo binary fission in the plane। जो मलेरियल पैरासाइट है, इस जो मलेरिया का पैरासाइट है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। और इसमें बाइनरी फिजन ना होकर क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। और हर एक जो प्लाज्मोडियम सेल है वो न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस बहुत सारी स्मॉल न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है और ये जब सारी न्यूक्लियाई है उस सेल बॉडी के अंदर डॉटर सेल्स के रूप में इकट्ठी रहती है और फिर बाद में एक न्यूक्लियाई सभी डॉटर सेल्स के अंदर इसका खुद का एक न्यूक्लियस बन जाता है और इसकी सेल को मेम्ब्रेन को तोड़ के जब बाहर निकल जाते हैं तो लास्ट में हर एक डॉटर सेल अपने आप में एक नए प्लाज्मोडियम को के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। एक में ही 2 क्वेश्चन है। वाई इज द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल। हाउ डज इट हेल्प बर्ड्स एंड एनिमल्स। एक इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो डबल सर्कुलेशन क्या है, दूसरा कि जो अपना हार्ट है उसमें लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट 2 साइड बनी हुई है तो दोनों ही होने का क्या फ़ायदा है और बर्ड्स में मैमल्स में किस प्रकार हेल्पफुल होता है। और इसी का और है, व्हेन एंड वेयर डज एनारोबिक रेस्पिरेशन अक्योर इन मैन एंड यीस्ट। मनुष्य और यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है। तो जो इसका जो क्वेश्चन पहला है उसका आंसर देखते हैं। A circulatory system in which blood travels twice through the heart in one complete cycle is known as double circulation। तो ऐसा सर्कुलेशन सिस्टम जिसमें ब्लड एक बार साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट में जाता है तो इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये स्पेशली किसमें दिखाई देता है, कॉमनली एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। दूसरा है कि सेपरेशन जो लेफ्ट और राइट हार्ट का सेपरेशन वो किस प्रकार से हेल्पफुल होता है। तो बच्चों देखो, सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूजफुल। इसलिए यूजफुल है क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको मिक्स होने से क्या करता है, सेपरेट करता है। ठीक है। और दिस टाइप ऑफ सेपरेशन अलाउ हाई एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से अलग कर देना और सेपरेट करना ऑक्सीजन सप्लाई की हाई एफिशिएंसी को क्या करता है, बनाए रखता है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड। और ये सेपरेशन ऑफ ब्लड है हाई एनर्जी नीड वाले एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। सच एज बर्ड्स एंड एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स में, एनिमल्स में, क्योंकि इनमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज़ एनर्जी देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। और ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट से ही कंट्रोल हो जाता है, उनके लिए अलग से बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। जैसे कि एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, या उनमें 3 चैम्बर का हार्ट होता है और बाकी के में जिनमें अपने ह्यूमंस में या फिर मैमल्स में 4 चैम्बर का हार्ट होता है। द टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। और जो 3 चैम्बर वाले एनिमल्स हैं वो
ब्लड की मिक्सिंग को इस तरीके से टॉलरेट कर सकते हैं। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, मैन और यीस्ट के अंदर, तो उसका आंसर है एनारोबिक रेस्पिरेशन अक्योर इन मैन व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उस टाइम अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इस प्रकार की रेस्पिरेशन, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन, तब होता है। इन सच सिचुएशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टेट डाइहाइड्रोजन्स, और इसमें जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड के अंदर बदल जाता है। जैसे यीस्ट में है, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। क्वेश्चन नंबर 24 है ड्रॉ रे डायग्राम शोविंग द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस। जो फोकस ऑफ द लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के में अगर कोई रखी हुई है तो यहाँ देखते हैं अपन, ये लेंस है, इसका F1 और F2 इनके बीच में कहीं पर भी एक इमेज रखी, इमेज क्या, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जब ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसका अपन देखेंगे तो इमेज उसी लाइन में एनलार्ज दिखाई देगी और वर्चुअल दिखाई देगी, इरेक्ट होगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 25 है रीअरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर असेंडिंग ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन, हॉक, ग्रास, स्नैक, फ्रॉग, ग्रॉसहॉपर। फूड चेन के अंदर इनके एनर्जी लेवल के अनुसार इनको क्या करना है, अपने को अरेंज करना है। तो बच्चों इसका आंसर होगा अपने पास सबसे पहले ग्रास, ग्रास को खाने वाला ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को खाने वाला फ्रॉग, फ्रॉग को स्नैक और स्नैक को हॉक। तो ए फूड चेन always start with producers and ends to the top consumer। जो फूड चेन है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और टॉप कंज्यूमर तक जाके खत्म होती है। इसी क्वेश्चन नंबर 25 का और है गिव रीजंस टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट, द एक्सिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन द बायोस्फीयर। दूसरा है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। बायोस्फीयर के अंदर जो डिकम्पोजर्स हैं उनके एक्सिस्टेंस को क्यों आवश्यक है, और फूड चेन के एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है। तो बच्चों डिकम्पोजर्स आर एसेंशियल इन द बायोस्फीयर as they return nutrients back to the environment by breaking down dead complex organic matter into recyclable simpler compounds। ये इसलिए एसेंशियल होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको वापस ब्रेक डाउन करके या डेड जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उनको रिसाइकिल करके सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और एनर्जी लेवल है वो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी जो है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से अपर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाती है, न कि अपर से लोअर ट्रॉपिक लेवल की तरफ आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। ए पर्सन इज अनेबल टू सी क्लियरली ए पोस्टर फिक्स एट द डिस्टेंट वॉल, however see it clearly when standing at the distance of 2 meters from the wall. Draw ray diagram to show the formation of image by his eye lens when is far away from the wall. List two possible reasons of the effect. Third है draw ray diagram to show the correction of the defect using appropriate lens। तो बच्चों 2 मीटर के डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज सीधी यहाँ बनती है। तो डिफेक्ट के लिए क्या बनेगी, रेटिना पे न बन के उससे थोड़ा सा पहले बन जाती है। तो इसका मतलब उसके कौन सा रेटिना से थोड़ा पहला है बन रही है, इसका मतलब उसमें कौन सा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया। तो इन ए मायोपिक आई रादर देन
at the retina itself, the image of a distant object is created in front of the retina. जो मायोपिया वाली जो आँख होती है उसमें रेटिना पे न बन के रेटिना से थोड़ा सा पहले ही इमेज बन जाती है। और दिस फ्लॉ में रिजल्ट फ्रॉम आई एन एक्सेसिव करंट आई लेंस। तो ये किस कारण होता है? जो आई के जो लेंस है वो कर्व्ड ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके कारण। अब बच्चों इसको सही करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स जो लेंस है वो यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज करने के बाद में क्या होता है, इमेज है वो रेटिना से पहले न बन के सीधा रेटिना पे बनना शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पी क्यू एंड आर आर थ्री एलिमेंट्स विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। पी क्यू और आर, ठीक है, P2O3 प्लस 2Q प्लस Q2O3, इस प्रकार से तीन है। अब आपको इनमें से ही देखना है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। RSO4, तो इसका आंसर होगा, देखो, Q इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ PQR, इट हैज़ रिप्लेस्ड बोथ PR फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। तो यहाँ देखो जो P है वो क्या है, मोस्टली रिएक्टिव है। सॉरी, Q है वो मोस्ट रिएक्टिव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो Q ने यहाँ पर इस P को रिप्लेस कर दिया, Q ने यहाँ पर इस R को रिप्लेस कर दिया, तो इसलिए मोस्ट रिएक्टिव तो कौन हो गया? Q। दूसरा, विच एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा? जो सबसे ज़्यादा रिप्लेस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिप्लेस कौन हो रहा है? R। तो R, क्योंकि ये P और Q दोनों के द्वारा ही रिप्लेस किया हुआ है, तो यहाँ यहाँ Q ने R को रिप्लेस कर दिया, यहाँ P ने R को रिप्लेस कर दिया। थर्ड, स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब इन तीनों रिएक्शन का टाइप क्या हो गया? तो यहाँ आप देख रहे हो कि कोई ना कोई एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसमें कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्वेश्चन नंबर 28, एन और ऑन ट्रीटमेंट with dilute hydrochloric acid give a small smell like of the rotten egg। एक किसी आइस को इस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तो उसमें सड़े हुए अंडे की जैसी बदबू आती है। व्हाट टाइप द और इज, जो और है वो किस प्रकार का है? हाउ कैन बी इट कंसनट्रेटेड, और हाउ कैन द मेटल बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसनट्रेटेड और इसी में दूसरा है, नेम द मेटल विच डज नॉट स्टिक टू ग्लास, नेम द नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेम द मेटल विच इज कॉमनली यूज्ड इन टर्माइट वेल्डिंग। फिफ्थ है, व्हाट गेट्स डिपॉजिट एट द कैथोड, ए प्योर और इम्प्योर मेटल। व्हाट इज नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो पहला है, जो सड़े हुए अंडे की तरह की जो गैस होती है वो गैस होती है हमेशा हाइड्रोजन सल्फाइड की बदबू, और जो सल्फाइड की बदबू होती है इसका मतलब है कि जो और कौन सा है? सल्फाइड और है। और ये फोर्थ फ्लोटेशन रिएक्शन के प्रोसेस के द्वारा इसको क्या किया जाता है? कंसनट्रेटेड किया जाता है। और 2 स्टेप्स में इसको निकाल सकते हैं। पहला तो जो सल्फाइड एस का है उसको रोस्ट करें, और दूसरा उसके अंदर उसमें रिडक्शन करें। तो देखो, हीटिंग द और स्ट्रॉन्गली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में उस मेटल सल्फेट के जो मेटल सल्फाइड है उसका और है उसको अपन हीट करेंगे, तो जो मेटल सल्फेट है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालता है। दूसरा,
अब जो मेटल ऑक्साइड है इसको रिडक्शन करेंगे कार्बन के साथ तो मेटल तो अलग हो जाएगा और ऑक्साइड और कार्बन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो इस तरीके से अब थर्ड है इसी का और है नेम द मेटल विच डज नॉट स्टिक टू ग्लास, जो ग्लास के नहीं चिपकता है ऐसा, तो इसका कौन सा हो गया आंसर, मरकरी। दूसरा है नेम द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर, तो ग्रेफाइट। थर्ड है टर्मिट वेल्डिंग के लिए कौन सी मेटल यूज करी जाती है, तो उसका आंसर है एल्यूमिनियम। इसी का जो फोर है व्हाट गेट्स डिपॉजिट एट द कैथोड, प्योर और इम्प्योर, जो कैथोड के ऊपर हमेशा प्योर मेटल डिपॉजिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फिफ्थ है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है बच्चों, तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक दोनों टाइप से काम कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लेबल किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। दूसरा है इसी में राइट वन मेन फंक्शन ईच ऑफ द लेबल्ड पार्ट, तो अपने पास ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा आ गई और सभी के फंक्शन देखने हो तो पहला किडनी है, इसका काम क्या होता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का। यूरेटर का काम क्या होता है, जो यूरिन है उसको किडनी से कहाँ पे ब्लैडर तक लेकर आने, यूरिनरी ब्लैडर तक लाने के ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। फोर्थ है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, किडनी से जो फिल्टर के यूरिन आता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, तो यूरिन स्टोर का। और यूरिथ्रा थ्रो आउट यूरिन और एक्सक्रेट यूरिन, यूरिन को अपने बॉडी से बाहर निकालने का काम यूरिथ्रा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है ए चाइल्ड क्वेश्चनड हिज टीचर दैट वाई डू ऑर्गेनिजम्स resemble their parents more as compared to grandparents, in which way will the teacher explain the child। एक क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि जो ऑर्गेनिज्म है जो ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा समानता क्यों कर रखता है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा, तो टीचर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। और तो देखो द टू पेरेंट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एंड फ्यूज टुगेदर फ्रॉम ए जाइगोट, तो जो पेरेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके गैमेट्स और गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। तो देखो इट ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू ए यंग चाइल्ड शोविंग सर्टेन सिमिलरिटीज विद द पेरेंट्स, तो धीरे धीरे ये जो बच्चा है वो वापस यंग चाइल्ड में बदलता है और सर्टेन सिमिलरिटीज अपने पेरेंट्स की शो करना शुरू कर देता है। तो देखो चाइल्ड में कैरेक्टर्स तो इनहेरिटेड होते हैं बोथ पेरेंट्स के द्वारा विच दैम, क्योंकि पेरेंट्स ही उस बच्चे से सबसे ज़्यादा क्लोज में होते हैं। ग्रांड्स पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में क्या होता है, एक थोड़ा सा गैप हो जाता है और वो गैप है वो जीन पूल क्रिएट करता है जिसके कारण थोड़ी सी डिफरेंसेस ग्रांड पेरेंट्स से होती है। तो इसलिए बच्चा पेरेंट्स से नियरली किसके साथ उसकी समानता मिलेगी, पेरेंट्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f can from a magnified, erect as well as inverted image of an object placed in front of it। एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ f है और एक बड़ा सीधा और जितना यानी कि इन्वर्टेड है उतना ही क्या कर ऑब्जेक्ट प्लेस है उतना ही क्या बना सकता है, इमेज बनाता है। तो अब आपको ये स्टेटमेंट से देख के बताना है कि किस प्रकार की इमेज ऑब्टेन होगी। तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट है वो फोकस व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल,
द कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। कॉनकेव मिरर में के सामने फोकस और पोल के बीच में रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो इमेज वर्चुअल बनेगी, बड़ी बनेगी और सीधी बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी। अदरवाइज मिरर के सामने बनती है और कॉन्वेक्स मिरर में उल्टी बनती है, रियल बनती है। अगर कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, लेकिन उल्टी बनेगी और सेम साइड में बनती है। क्वेश्चन नंबर 32, इन द सर्किट डायग्राम गिवन हियर, यहाँ सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, 2 ओम, 6 ओम और 10 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखो द टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस आपको निकालना है, टोटल करंट निकालनी है और हर एक रेसिस्टर के अंदर करंट कितनी है वो भी आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्योंकि ये तीनों ही पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इसलिए हम इसके लिए आएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो R1 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम ऐसे मिला के रखेंगे तो इनका सबका एलसीएम होगा 10 और इसका नंबरेटर 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर 10। तो इस प्रकार से टोटल जो रेसिस्टेंस है R इज इक्वल टू 10/8 ओम हो जाता है। और इसकी करंट अपन जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। तो V कितना है यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे V कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट दिया हुआ है और रेसिस्टेंस कितना आ गया इसका 10/8। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 4.8 एम्पियर टोटल इस सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है उसका वैल्यू जाती है 4.8 एम्पियर। अब हर एक रेसिस्टेंस जो रेसिस्टर है उसकी अपने को करंट निकालनी है। तो पहले वाले में I1 बराबर क्या हो जाता है V/R1, तो V 6 है, ये 2 तो 3 एम्पियर। दूसरे वाले में I2 में 6/5 1.2 एम्पियर। और थर्ड है I3 में क्या है 6/10 तो 0.6 एम्पियर। इस तरीके से तीनों ही रेसिस्टर्स के अंदर करंट फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 33, कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेसिस्टेंस उसका जो टोटल है जो और करंट इस सर्किट के अंदर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 10 ओम है तो इसमें आपको निकालना है। तो देखो ये दोनों अब यहाँ पे कौन से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज में R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। तो टोटल रेसिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना है 5 ओम, ये है 10 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस हो गया 15 ओम। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें फ्लो होने वाली करंट, तो V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R। V कितना है टोटल 2 वोल्ट और R कितना है 15। तो इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे तो 0.33 एम्पियर इसमें आ जाता है करंट। दो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 10 ओम वाले में। तो V इज इक्वल टू IR, तो I कितनी है पहले वाले में, हाँ सॉरी I कितनी आई थी, I है 2/15 या फिर अपन इसको 0.33 भी कर सकते हैं। तो 2/15 मल्टीपल बाय R कितना है 10 ओम, तो 3 2 4/3 तो 1.33 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 ओम वाले में 10 ओम वाले रेसिस्टर में का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.33 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज स्पोनिफिकेशन डिफरेंशिएट बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट ऑन ए बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपका
स्पोनिफिकेशन क्या होता है और सोप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो कौन कौन सा किसके बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे और मैकेनिज्म इन हार्ड वाटर के बेसिस पे। इसी का सेकंड है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल बिटवीन ऑयली डर्ट एंड सॉफ्ट मॉलिक्यूल। इसका डायग्राम बनाना है। और इसी का और है व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गिव द कॉमन नेम, IUPAC नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। तो पहला है स्पोनिफिकेशन इज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर टू फॉर्म एन एल्कोहल एंड द साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन एसिडिक और एसेंशियल कंडीशंस। अब डिफरेंस केमिकल कंपोजिशन, सोप आर सोडियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग फैटी चेन्स एसिड है ना, जबकि डिटर्जेंट्स हैं वो सोडियम साल्ट तो है लेकिन एल्काइल बेंजिल के हैं और सल्फोनिक एसिड्स के हैं। मैकेनिज्म इन हार्ड वाटर, सोप फ्रॉम स्कम इन हार्ड वाटर एंड डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म एनी स्कम। हार्ड वाटर के अंदर स्कम बना लेता है सोप, जबकि डिटर्जेंट नहीं बनाता है। तो हार्ड वाटर में ज़्यादा सही कौन रहता है, डिटर्जेंट। इसी का सेकंड है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। मिसेल कैसे बनती है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सॉफ्ट मॉलिक्यूल्स हैज 2 एंड्स, द चार्ज्ड एंड एंड द गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द वाटर। 2 इसमें क्या होते हैं, एंड होते हैं। एक तो चार्ज एंड होता है जो कि वाटर की तरफ होता है, जिसको अपन हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग कार्बनिक, जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है जो कि वाटर से रिपेल होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। जब व्हेन सोप इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इसको पानी में घोला जाता है सोप को, कार्बन चेन जो हाइड्रोफोबिक है वो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑयल। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ऑयल की तरफ, डर्ट और ग्रीस जो गंदगी है उसकी तरफ। जबकि हाइड्रोफिलिक एंड है वो किसकी तरफ होता है, वाटर की तरफ होता है। और इस प्रकार से चारों तरफ से स्टर्ट को घेर के एक क्या बन जाता है, मिसेल बना लेते हैं। द टॉल entangles dirt, oil and grease. If required, the agitation is done, lot of rising of done water so that water molecules attract charged and carries the soap for molecules with to it attract to it and clean the cloth, utensils etc. इसी का जो सेकंड था और तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उसमें वो क्या कार्बोनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, COOH ग्रुप, जिसको अपन OH इस तरीके से भी लिखते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, H2N प्लस 1 COOH। और इसको अपन RCOOH के नाम से भी लिखते हैं, जहाँ पे R क्या है, एल्किल ग्रुप होता है। हमें इसके 4 होमोलोगस सीरीज के लिखने हैं। तो पहला ये हो गया, इसको अपन फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, फिर मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। दूसरा, इसमें 2 कार्बन हो जाते हैं तो इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, फिर एथेनोइक एसिड। तीसरा, इसमें 3 कार्बन हो जाते हैं इसलिए इसको प्रोपेनोइक एसिड या फिर प्रोपेनोइक एसिड बोलते हैं, और IUPAC नेम भी इसका प्रोपेनोइक एसिड भी होता है। यहाँ पे 4 कार्बन हो जाते हैं, इसको एन ब्यूटेरिक एसिड या फिर ब्यूटेनोइक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, आपको एक लेबल डायग्राम दिया हुआ है फ्लावर का, और इस डायग्राम को यूज करते हुए आपको कुछ नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वेयर इज द एग सेल प्रेजेंट इन द फ्लावर। फ्लावर की एग सेल कहाँ होती है, तो बच्चों फ्लावर की एग सेल तो कहाँ होती है,
ओवेरी में होती है। तो देखो ये रहा, द ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। दूसरा है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है स्टेमन, जिसमें स्टेमन कौन है? मेल पार्ट होता है फ्लावर का, जहाँ पे येलोविश कलर के पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स तो वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें सिंगल टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं, भले मेल हो या फिर फीमेल हो, जबकि बाइसेक्सुअल में दोनों ही टाइप के पाए जाते हैं। तो देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन्स आइदर स्टेमन्स और कार्पल्स, वेयर एज द बाइसेक्सुअल कंटेन्स बोथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स। इसी का फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन ए पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ ए कार्पल्स। एक कार्पल के स्टिग्मा के ऊपर अगर कोई पोलन ग्रेन गिरता है तो उसको क्या होता है? तो उसको पोलिनेशन बोलते हैं, और फिर बाद में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो व्हेन द पोलन ग्रेन फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इट ब्रस्ट ओपन ग्रो द पोलन ट्यूब डाउनवर्ड्स थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन द ओवेरी। तो यहाँ पे गिरने के बाद में जो पोलन ट्यूब बनती है और फिर ये किधर? ओवेरी की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देता है। 5 नंबर क्वेश्चन है हाउ ए जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जाइगोट कैसे बनता है? तो बच्चों फ्लावर में जाइगोट बनता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है ओव्यूल के अंदर, तो ओवेरी के अंदर तो क्या है? जाइगोट बनता है। इसी का क्वेश्चन है और लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नर्व्स एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। नर्व्स और हार्मोनल मैकेनिज्म के अंदर 3 डिफरेंस आपको लिखने हैं एनिमल्स के अंदर। तो देखो नर्व्स मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म। पहला है नर्व मैकेनिज्म, तो क्या कहते हैं? ट्रांसमिट इंफॉर्मेशंस थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जबकि हार्मोनल में क्या है? ब्लड सेल्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है इंफॉर्मेशन। इसी का सेकंड है इफेक्ट ओनली पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है? जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको इफेक्ट करता है। और सिग्नल ट्रांसमिशन इज फास्ट नर्वस सिस्टम में, जबकि इसमें ट्रांसमिशन कैसा होता है? स्लो होता है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है और का हाउ आर ऑक्सिन्स रिलेट विद द बेंडिंग ऑफ प्लांट शूट टुवर्ड्स एंड यूनिडायरेक्शनल लाइट्स एक्सप्लेन। जो ऑक्सिन है शूट के बेंड होने में जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट किस प्रकार से हेल्पफुल होता है, तो उसको आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। When light is coming from one side of the plant, oxygen diffuse towards the shaded side of the shoot. जब किसी एक साइड से प्लांट के ऊपर लाइट आ रही होती है तो ऑक्सीजन उसके दूसरे साइड में जाके डिफ्यूज जमा होना शुरू कर देता है, जो छाया वाला क्षेत्र है वहाँ पे। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टिमुलेट्स द सेल टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम लाइट। तो जब इसका यहाँ पे डेंसिटी बढ़ना शुरू कर देती है, एक साइड के अंदर डिफ्यूज होना शुरू कर देता है ऑक्सीजन, तो शेडेड साइड की सेल्स है ना जल्दी और ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है। दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। जब वो ज़्यादा लंबी और जल्दी ग्रो करेगी तो क्या होगा? प्लांट है वो लाइट की तरफ बेंड होता हुआ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 36, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और आंसर देना है। द डिसॉल्विंग ऑफ एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पानी के अंदर एसिड या बेस को क्या करें? डिसॉल्व करने वाली जो प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर।
और ये ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है पड़ती है जब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं। दिस एसिड मस्ट always be added slowly to water with constant stirring. If water is added to concentrate acid and heat generate may cause the mixture of the splash out and cause burn. जब भी एसिड को वाटर के अंदर ऐड करें तो उसे हिलाते हुए और धीरे धीरे ऐड करना रहता है, क्योंकि जो कंसनट्रेट एसिड है वो कभी कभी बाहर जो अपने टेस्ट ट्यूब है उसके बाहर भी एक साथ निकल सकता है और जल सकते हैं। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और जो ग्लास कंटेनर जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें अपन उसको मिक्स कर रहे हैं वो कभी कभी ज़्यादा, क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है इसके कारण वो कंटेनर टूट भी सकता है। लुक आउट फॉर द वार्मिंग साइन ऑफ द कैन बी कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द बॉटल सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपकी फिगर दिया हुआ है, तो इसको देख के अब आपको बताना है, इस पूरा पैराग्राफ को पढ़ा आपने तो पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। दूसरा है राइट एन एग्जाम्पल ऑफ द एक्जोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड है हाउ विल यू ऑब्टेन सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम द एसिड, सॉरी इसका और है दूसरा है। तो देखो इसको अपन जब सॉल्व कर रहे हैं, सॉरी ये दो ही बार दोनों क्वेश्चन एक ही बार में लग गए, यहाँ पे ये नहीं देना था, वापस आ गया, कोई बात नहीं। तो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी थ्रू द लाइट ऑफ और हीट। तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है या तो लाइट के रूप में या फिर हीट के रूप में। और मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर इज हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जो एग्जाम्पल पूछे थे उसका आंसर हो गया। अब इसी का जो और है उस और का एसिडिक ऑक्साइड है उससे हम सल्फ्यूरिक एसिड कैसे लेंगे। तो देखो व्हेन ट्राईऑक्साइड जिसको अपन एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसको वाटर में डिसोल्व कराया जाता है तो एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी और एक्जोथर्मिक रिएक्शन के कारण क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, ए स्टूडेंट फोकस्ड द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन ए वाइट स्क्रीन यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। ही नोटेड डाउन दैट position of a candle screen and the lens under position candle 12 centimeter, position of the convex lens 50 centimeter, position of the screen 88.0 centimeter। तो फोकल लेंथ क्या है, दूसरा है इमेज जो फॉर्म हो रही है वो अगर 31 सेंटीमीटर हो तो उसमें किस साइड में जाएगी। थर्ड है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, जो शिफ्ट होगी उस इमेज की नेचर कैसी होगी। और आपको रे डायग्राम बनाना है जो ऊपर तीसरे नंबर पे दिया हुआ है उसका। देखो कैंडल फ्लेम की पोजीशन 12 सेंटीमीटर, लेंस 50 सेंटीमीटर और स्क्रीन 88 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यू कितना है, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पे है, यू -12 तो कितने हो गए 38 सेंटीमीटर। इमेज जो है वो कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है, वो भी 38 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो हम फोकल लेंथ 1/v इज -1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस प्रकार से इसको अपन सोल्व करेंगे और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ के इक्वल होती है। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी और फोकल लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आती है 19 सेंटीमीटर की आती है। 1/u 38 हो गया, -38 बराबर 1/f। तो 38 1 माइनस
इसका इमेज का फॉर्मेशन का ये आपके सामने आ गया। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द रे लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द फेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब के ऊपर जो आता है आपको रे डायग्राम बनाना है। ये रे डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट एंगल, ये नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल, ये n1, ये n2, ये इंसिडेंट एंगल 2 हो गया यहाँ पे, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ हो गया, यहाँ पर एक रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो इस प्रकार से ये रेयरर और ये डेंस, ये रेयर, मीडियम, तो ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as your friends as you approach 10 to 12 years of age. These changes associate with puberty or because the secretion of the testosterone in males and estrogen in female. तो इसमें आपको जैसे पैराग्राफ आता है उस तरीके से आपको उसको पढ़ के इसमें से आंसर आपको देने हैं। तो वाई इज़ पैंक्रियाज ए ड्यूल ग्लैंड, इसको पढ़कर देखते हैं। इसमें देखो पैंक्रियाज को ड्यूल ग्लैंड क्यों कहा जाता है, और नेम द हार्मोन्स विच सीक्रेटेड मेल्स एंड फीमेल्स ड्यूरिंग एडोलेंस, और व्हाट हैपन्स इफ इंसुलिन इज नॉट सीक्रेटेड इन द प्रॉपर अमाउंट। और इसी का सेकंड है, फ्रॉम विच सेल ऑफ द पैंक्रियाटिक टेस्टिस इल्यूसन एंड इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन आर सीक्रेटेड। तो देखो इसको अपन ने पढ़ के देखा तो आंसर क्या है, पैंक्रिया इज ए ड्यूल ग्लैंड बिकॉज इट एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड की तरह काम करता है, इसलिए इसको अपन ड्यूल ग्लैंड बोलते हैं। एज एंडोक्राइन it secretes hormones like insulin, glucagon. As an endocrine gland, it releases enzymes like trypsin, lipase and amylase. तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है क्योंकि इसमें से कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होता है जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है क्योंकि इसमें से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है और एमाइलेज है। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन था, मेल और फीमेल हार्मोन्स, तो टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है जबकि एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल हार्मोन है, जो कि एडोलेंस के टाइम में रिलीज सीक्रेट होता है। और अगर पैंक्रिया काम नहीं करेगा तो क्या होगा, इंसुलिन का सही ढंग से सीक्रेट नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, उसके कारण डायबिटीज़ होने का कारण बन सकता है। Glucagon and insulin are secreted from alpha and beta cells of the islets of the pancreas respectively। ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्राइंग मैग्नेटिक लाइंस। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, लाइंस बनाई हुई है। स्मॉल नॉर्थ पोल मैग्नेट, और जो जहाँ पे यानी कि एक्सपीरियंस होता है फोर्स, एंड इफ़ द नॉर्थ पोल इज़ फ्री इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर अपन इसको फ्री कर देंगे तो ये जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पार्ट है उसको ट्रेस करते हैं, इस प्रकार से अपने पास फील्ड लाइन्स आती है। फील्ड लाइन्स आने के बाद में अभी क्या कह रहा है कि जो लाइन्स हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। जहाँ पे इसमें जो एन पोल दिया हुआ है उसको तो अपन मैग्नेट का, और जो साउथ पोल दिया हुआ है वो हमेशा किधर, नॉर्थ और साउथ में रहते हैं। और मैग्नेट के इनसाइड में जो डायरेक्शन है
मैग्नेट फील्ड की वो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। तो अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें से, डू द मैग्नेट फील्ड लाइन इंटरसेक्ट, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? इफ़ नॉट तो क्यों नहीं करती है? और देखो स्ट्रिंग बार मैग्नेट है, अगर वर्टिकली अबोव हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड पर रख दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? और जो फिगर दिया हुआ है इसमें ABC दी हुई है, 3 पोजीशन दी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ आपको निकालनी है। तो एक फील्ड पैटर्न का आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है क्या? तो इसका आंसर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बस वो एक दूसरे, लगती है कि वो एक दूसरे को कर रही है। तो इफ़ टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, अगर दोनों फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेगी वो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। द कंपास नीडल वुड पॉइंट टू डायरेक्शन एट द सेम टाइम विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेकंड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस hence the magnetic lines of the force exist all the planes of the around the magnet। और थर्ड है, magnetic lines of the force uniformly strong in the point C and they diverge as they move towards point A। तो जो ज़्यादा है वो कहाँ पे है? A पे है, और एक C पे है, और इसकी तरफ घूमती हुई दिखाई देती है सारी की सारी लाइंस। क्योंकि जो A और B है वो दूर से किसकी तरफ घूमती हुई दिखाई देती है? पॉइंट C की तरफ। और इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपको बनाना है, तो इस प्रकार से एक मैग्नेट बनानी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल और नॉर्थ टू साउथ क्या है एक दूसरे के अंदर। बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। तो ये था अपना आज का पेपर। तो बच्चों, RBSC का जो पैटर्न है, इस RBSC के पैटर्न के अनुसार ये अपना पूरा मॉडल पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपको ये मॉडल पेपर के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।